गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे टॉपिक या तीसरा सेशन मैं ले रहा हूं, जिसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो संस्थान होती है, वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है। पूरे साल भर वो अपना रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हम लेन देन करते हैं पूरे साल भर, तो कोई भी संस्था, जितनी प्रकार की संस्था है, वो सब अपने अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन को, वो कौन कौन से पुस्तिका है, कौन कौन से खाते हैं, कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें वो अपने खातों को मेंटेन करती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहें गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन अभिलेख। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि कोई भी संस्था है ना, सामान्य तौर पर अपने यहां जो पुस्तकें रखती हैं वो रोकड़ बही के रूप में रखती है, यानी कैश बुक के रूप में रखती है। देखिए, व्यापार जो होता है हमारे यहाँ, जो बिजनेस प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कैश बुक रखती है और उसके अलावा भी बहुत सारी हम पुस्तिका या खाते रखते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वो कैश बुक के आधार पर या कैश बुक ही बनाती है और उसके सहारे बहुत सारे खाते बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः ये संस्थाएं एक रोकड़ पुस्तक रखती हैं। रोकड़ पुस्तक आप समझ रहे होंगे, और अकाउंट्स के स्टूडेंट आप हैं, 11th में पूरा पढ़ा है, तो आपको पता है कैश बुक क्या है। ये रोकड़ पुस्तकें रखती हैं। रोकड़ पुस्तक मतलब कैश बुक होता है, जिसमें सभी प्राप्तियां और भुगतान का अभिलेख किया जाता है। भुगतान और प्राप्ति मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, है ना। कोई भी कंपनी जब कैश बुक बनाती है तो उसमें एक तरफ प्राप्ति लिखा जाता है, मतलब इनफ्लो, कितना कैश आ रहा है और किस किस हेड में खर्च हो रहा है, इसे कहते हैं हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब कैश बुक में हमें ये चीज रिकॉर्ड करते हैं। फिर कहता है कि किंतु विभिन्न अलाभकारी संस्था, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वो विभिन्न अलाभकारी संस्था तथा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें बनाते हैं, जिसका डिटेल मैंने नीचे लिखा है। कौन कौन सी चीजें बनाती हैं? तो पहला आता है कैश बुक, जो अभी अभी मैंने बताया कि इसमें सभी प्रकार की लेन देन, यानी लेन देन का मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ट्रांजैक्शन कोई व्यक्ति के बीच या किसी संस्था से कोई चीज खरीदना या किसी चीज को बेचना। एनजीओ है तो जाहिर सी बात है वो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को खरीदेगी भी और बेचेगी भी, तो ट्रांजैक्शन तो होंगे ही। तो वो ट्रांजैक्शन में कैश आएगा और जाएगा, दोनों होगा। तो उस केसेस में हमें क्या करने होंगे? हमें कैश बुक बनाने होंगे। आइए दूसरा देखते हैं, स्मरण पुस्तिका। स्मरण पुस्तिका जिसको मेमोरेंडम बुक कहते हैं। तो ये जो बुक होते हैं, ये ज्यादातर उधार ट्रांजैक्शन अगर कहीं पे होता है, लेन देन होता है, तो उसको उसमें लिख लिया जाता है मेमोरेंडम में, ताकि याद रखा जा सके। पैसे के लेन देन जब हो तो उसे स्मरण के तौर पर बनाए जाते हैं। तीसरा जो हमारा है स्टॉक रजिस्टर, जिसको स्टॉक रजिस्टर या स्टॉक बुक भी कहते हैं। देखिए, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था में फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, तो ये सारी चीजों की उन्हें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, फिक्स एसेट में बिल्डिंग्स है ना, आपके फिक्स एसेट में आपके फर्नीचर्स आते हैं, है ना। तो इस तरह के जितने भी एसेट्स संस्था अगर खरीदेगी तो उसका रिकॉर्ड वो कहाँ रखेगी? तो उसका रिकॉर्ड वो स्टॉक रजिस्टर में रखेगी। स्टॉक रजिस्टर में फिक्स एसेट्स होते हैं, जो बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, स्टॉक्स हैं, है ना, ये सारी चीजें। और इसके अलावा भी एक चीज है कि वो टेंजिबल, या टेंजिबल का मतलब आप समझ रहे हैं, टेंजिबल का मतलब वे सारी संपत्तियां जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, मतलब टच किया जा सकता है, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसके अलावा बोलता है
कि कुछ संस्थाएं जो हैं वो अपने यहाँ यूज होने वाली कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब जो खपत होने वाली चीजें हैं, जैसे ऑफिस है, संस्था का ऑफिस है, उस ऑफिस में स्टेशनरी का खर्च होता है, इंक का खर्चा होता है, पेन पेंसिल के खर्च होते हैं, बुक्स रजिस्टर वगैरह के खर्च होते हैं, तो ये कंज्यूमेबल गुड्स है, तो उसके भी खाते या उसके भी रजिस्टर बनाए जाते हैं कि इस साल स्टेशनरी में कितने स्टेशनरी खर्च हुए। उसके अलावा दवाइयाँ, अगर कोई हॉस्पिटल है ना, अगर कोई एनजीओ संस्था है या जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं तो उनके खाने की व्यवस्था है ना, तो उसके लिए स्टॉक बुक होगा, और उनके लिए दवाइयाँ अगर आती हैं तो उनके लिए स्टॉक बुक होंगे। तो जो भी चीजें यूज हो रही हैं कंज्यूमेबल गुड्स के रूप में, उसकी भी रजिस्टर संस्था बनाती है, ताकि साल के अंत में उसका सही हिसाब किताब किया जा सके, है ना। फिर बात आती है कि पूरे साल में पूरा 12 महीना होता है, और पूरे 12 महीना मेरी संस्था में जो वर्कर हैं, जो ऑफिस स्टाफ हैं, जो लेबर हैं, जो गार्ड्स हैं, जो गेट पर काम कर रहे हैं, है ना, जो झाड़ू देने वाले स्वीपर्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रीशियन हमारे यहाँ है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए मैंने एक मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रीशियन रखा हुआ है, एक अकाउंटेंट है जो ट्रांजैक्शन को लेन देन करता है, उसको भी ऑफिस का काम करना, कोई क्लर्क मेरे यहाँ है। तो ये जितने भी वर्कर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे हो, इन सबको हमें सैलरी और वेजेस यानी मजदूरी दी जाती है, तो उसके लिए भी हमें ये रजिस्टर रखना पड़ सकता है। जो चौथा हमारा है सदस्य का मतलब आप समझ रहे हैं, मेंबर कौन होते हैं? तो मेंबर जो है हमारे उस व्यक्ति को कहते हैं जो संस्था के लिए चंदा देते हैं, जो संस्था के लिए काम करते हैं, है ना। मैंने बताया जो सदस्य होते हैं वो सदस्य हर महीने या हर साल एक निश्चित राशि संस्था को देते हैं, ताकि संस्था अपने फिनेंशियल काम को कर सके और चला सके। और बाहर से लोग जो पैसे देते हैं, जो वहां कंपनी के मेंबर नहीं है, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उनके द्वारा जो पैसे मिलते हैं उसे हम डोनेशन कहते हैं। तो संस्था के द्वारा जो भी सदस्य हैं, उन सदस्यों द्वारा दिया गया चंदा, जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो चंदा है वो समय पे मिला कि नहीं मिला। अगर किसी सदस्य ने चंदा इस महीने नहीं दिया या इस साल नहीं दिया, तो उन्हें तो वहां पे लिखना कि भाई इनका बाकी है, नहीं आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है कोई मेंबर ऐसे हो जिन्होंने 2-4 महीना या 2-4 साल का हमें सब्सक्रिप्शन यानी चंदा एडवांस दे दिया है, तो उन सबका हिसाब किताब रखने के लिए हमें मेंबर्स रजिस्टर, है ना, क्या रखना होगा, मेंबर रजिस्टर रखने होंगे। उसके बाद आता है अन्य पुस्तकें या पंजियां, जिसमें अदर चीजें जैसे सब्सक्रिप्शन का हमारा जो सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदे का रजिस्टर होगा, है ना, उसका शुल्क या कोई फीस वगैरह आ रही है उसकी रजिस्टर, ये पूरे साल भर रजिस्टर हमें मेंटेन करने पड़ सकते हैं। और हर संस्था की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, उस हिसाब से वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने सारी बातें बताई, ये सिर्फ पूरे फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर मेंटेन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग साल के अंतिम की बात, जब फाइनल अकाउंट बनता है ना, फाइनल अकाउंट जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पूरे साल संस्था के द्वारा जो काम किया गया, जो लेन देन हुए, उससे कंपनी, उससे संस्था को पैसे बच रहे हैं या ज्यादा खर्च हो गए फंड के आधार पर, है ना। तो साल के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं, उसी खाते को हम लोग फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते कहते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साल के अंत में 3 प्रकार के खाते बनाती है। वो कौन कौन है? तो पहला है प्राप्ति और भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट कहते हैं। दूसरा, जिसको हम लोग आय और व्यय खाता कहते हैं, इंग्लिश में इसे इनकम और एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और तीसरा है आर्थिक चिट्ठा, या हिंदी में तुलन पत्र भी इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल के अंतिम समय में 3 प्रकार के खाते बनते हैं। पहला है रिसीट एंड पेमेंट, जिसको हिंदी में प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको आय व्यय खाता कहते हैं। और तीसरा है बैलेंस शीट,
जिसको हम लोग आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, जो मैंने नीचे यहां लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। अलाभकारी संस्था का अंतिम खाता, जिसमें पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर और तीसरा है बैलेंस शीट। तो इसके बाद वाला जो वीडियो मेरा होगा, यही तीनों टॉपिक पे होंगे कि साल के अंतिम समय में जो हमारे खाते बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, और उससे रिलेटेड चीजें आपको अगले वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।